हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबर। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, मेन टॉपिक नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस, इससे पहले बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर स्टार्टिंग की बात करें बेटा, इसके स्टार्टिंग तो कई सारी डिस्कवरीज से हुई थी, लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स इन फॉर्म ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन सारी डिस्कवरीज के बाद फिर एटॉमिक मॉडल्स की स्टार्टिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है। जैसे पहले थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल आया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। ये सारे स्टार्टिंग की बातें बेटा काफी ज्यादा इजी हैं, थियोरेटिकल पोर्शन है। मैं इन सारी बातों को स्किप करके मैं मेन टॉपिक की तरफ चल रहा हूं, लाइट रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक है। देखो, लाइट रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन सब में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मींस वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? वो दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना से पता चला था। एक फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा फिनोमिना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो बेटा केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसका सारा टेक्निकल डिटेल आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका। बट यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद बेटा मैं मॉडल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मेन मॉडल में लेके चलूंगा बोर्स मॉडल, जो शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो, ये दो चीज से मिलकर बना है। फोटो मींस फोटॉन्स और इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड कुछ फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है? आप सभी को पता है कि फोटॉन्स जो है लाइट रेडिएशंस के अंदर होते हैं। इससे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को थोड़ा स्टडी कर लेना। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि लाइट रेडिएशंस के अंदर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है। स्पेशली बेटा सनलाइट के केस में उनको फोटॉन्स बोल देते हैं, और बाकी कोई भी लाइट रेडिएशन है उस सब के केसेस में उन सबको जो है क्वांटा बोल दिया था। तो क्वांटा और फोटॉन्स एक ही चीज है, वैसे वन एंड सेम थिंग। फोटॉन्स लाइट रेडिएशंस की फॉर्म में किसी मेटल, सपोज ये मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पे लाइट रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है। इसके स्ट्राइक करने से क्या होगा बेटा? ये जो फोटॉन्स की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशंस आ रहे हैं, ये अपनी एनर्जी मेटल को ट्रांसफर कर दे रही है। मेटल के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्टीमेटली वो जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और इस एनर्जी को गेन करके इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, सुपर एक्साइट हो जाते हैं, कि अपना घर को ही छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। रेडिएशन के टकराने से, ये लाइट रेडिएशन है, वेव की फॉर्म में आ रहा है, ये रेडिएशन के टकराने से मेटल से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को या फिनोमिना को कहते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ध्यान से बोर्ड पर, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हमारे पास एक थिन मेटल शीट है, कोई भी थिन मेटल शीट है। दिस इज द थिन मेटल शीट। अब इस मेटल शीट के ऊपर बेटा लाइट रेडिएशन टकरा रहा है, ये लाइट रेडिएशन आ रहा है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। लाइट रेडिएशंस एनर्जी रेडिएशंस से कोलाइड कर रहे हैं। इनके कोलिजन के बाद क्या होगा? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अपनी एनर्जी को मेटल को देंगे, मेटल एटम को देगा, एटम इलेक्ट्रॉन को देगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फोटॉन्स के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब थोड़ी देर के लिए अभी फोटोन वर्ड मत बोलो, सिर्फ इसको एनर्जी रेडिएशंस बोलो, बिकॉज इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू बेटा लास्ट पे हम ये प्रूफ करेंगे कि लाइट रेडिएशंस के अंदर फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी सिर्फ इसको एनर्जी रेडिएशंस बोलते हैं, बट बीच बीच में हो सकता है मेरे मुंह से फोटोन निकल जाए, बट कोई बात नहीं, बट लास्ट में मैं इसको प्रूफ जरूर करूंगा बेटा। ये एनर्जी रेडिएशंस के कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। अब देखो एक खास बात है
क्या सारे के सारे रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कैपेबल होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? सपोज करो मुझे मेरे घर से आप फोर्स लगा के बाहर निकालना चाहते हो, या आपको मैं आपके घर से कुछ फोर्स लगा के बाहर निकालना चाहता हूं। नेचुरली मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपने घर के साथ कुछ बाइंडिंग फोर्स लगा हुआ है, आप बाउंड हैं, अट्रैक्शन है आपका जो है। मैं जब उन अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं आपको आपके घर से बाहर निकाल पाऊंगा, या मुझे मेरे घर से कोई बाहर निकाल पाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा। इलेक्ट्रॉन को उनके घर से बाहर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी। उस मिनिमम एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से खिसकेगा, बोले ठीक है मैं रेडी हूं भाई तेरे साथ बाहर चलने के लिए। सो अल्टीमेटली किसी भी मेटल के लिए बेटा एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी का रेडिएशन सप्लाई करोगे तो काम नहीं बन पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। अब मैं जिस मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा हूं बेटा, इस सर्टन मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं, दिस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं भाई? कुछ लोग इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं, या इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। वर्क फंक्शन, जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन को बेटा मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई नॉट। सो क्या है वर्क फंक्शन? ये एक मेटल के लिए फिक्स होता है, ये मेटल के सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। आप एक्सपेरिमेंट सोडियम के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट लिथियम के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट सीजियम के साथ परफॉर्म कर रहे हो, या किसी और मेटल के साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू मेटल चेंज करने पर चेंज हो जाएगी। बट किसी एक मेटल के साथ बेटा वर्क फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये उस मेटल की क्वांटिटी पे या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताऊं बेटा, मैंने जो बोला कि ये किसी और बात पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। हायर क्लासेस में कहीं पर आप जाके स्टडी करोगे, हो सकता है कि वो कहेंगे वर्क फंक्शन मेटल की थिकनेस पे डिपेंड करता है। एक नेचुरल सी बात है बेटा, आप इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन बहुत नीचे यहां दबा हुआ है। तो जितना डीप इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना, उसके घर से निकालना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको इतना ज्यादा रास्ता तय करके बाहर आना पड़ेगा, बीच में कई सारे उसके जो अपोजिंग फोर्सेस लगेंगे। सो अल्टीमेटली देखा जाए बेटा कि वर्क फंक्शन वैसे थोड़ा सा थिकनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा जेईई लेवल तक या 11th-12th लेवल तक या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम लेवल तक जो 11th-12th से रिलेटेड है, उसमें हम वर्क फंक्शन को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। सो आप भी मेरी बात को बिल्कुल भी याद ये मत रखना कि सर ने कहा था वर्क फंक्शन थिकनेस पर डिपेंड करता है, डिलीट कर दो उसको बेटा। वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। मेटल चेंज करोगे तो नया वर्क फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये आपका सोडियम मेटल है, सपोज दिस इज सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल। हो सकता है सोडियम मेटल का कुछ वर्क फंक्शन हो, अब मुझे पता नहीं कितना होता है, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि ये 5 जूल है। आप मेटल चेंज कर दो, नया वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब इस वर्क फंक्शन का फिर से समझो मतलब क्या है, यानी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो मिनिमम 5 जूल का रेडिएशन सप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्राइक करेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। आपने अगर सपोज करो 3 जूल का रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा। 4.8 जूल का रेडिएशन स्ट्राइक हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। यानी 5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, 5.1 कर दो, 5.01 कर दो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। 5 जूल सप्लाई करोगे एग्जैक्टली बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी, भाई हम चलने के लिए तैयार हैं, रेस लगाने के लिए तैयार हैं, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, वो घर से बाहर निकाल के आपके साथ साथ भागने भी लगेंगे और रेस लगाने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे। सो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि सपोज मैं 6 जूल एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी 1 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी, इस पे 1 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, बट ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका क्या होगा यहां पर,
वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये जो ई नॉट है ये है 5 जूल यहां पर, और मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं वो ई नॉट से ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं। सो आई सेड की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन में ट्रांसफर होगी, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन के आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, जो रेडिएशन मेटल के ऊपर गिर रहा है, आ रहा है, माइनस इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है। एक्स्ट्रा एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल से फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। यही इक्वेशन से बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिस इज, ध्यान रखना कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई नॉट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बेटा। सो ये एनर्जी भी वैसे यहां पर ये पर फोटोन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो आप कह देंगे सर आपने तो पहले बोला था फोटोन की बात नहीं करूंगा, बट ठीक है बेटा, इक्वेशन में यूज हो रहा है। क्या हो ना, जब पूरा रिसर्च हुआ था तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बना, फिर इक्वेशन बनाएगी। यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट और इक्वेशन साथ साथ बता रहा हूं, तो हो जाता है ऐसा। तो ये इक्वेशन जो है पर फोटोन को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर फोटोन। उस रेडिएशन के अंदर जो फोटॉन्स हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, इन एनर्जी के पार्टिकल पर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। और ई नॉट बेटा वर्क फंक्शन भी जो होता है ये पर इलेक्ट्रॉन होता है। पर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द वर्क फंक्शन। सो ये पूरी जो इक्वेशन है बेटा ये पर पार्टिकल्स चल रही है, पर इलेक्ट्रॉन या पर फोटोन चल रही है। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको आंसर देना है फॉर 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस कहा ही जाता है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई बात नहीं, पर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना पहले इक्वेशन अप्लाई करके, और बाद में आंसर को 1 मोल में जो क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देना। अरे सभी को पता है ना 1 मोल में कितना होता है, लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्टडी किया था हमने। 1 मोल इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो आंसर आपका पर मोल हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। और इसको यूज नहीं करे तो सिंपल इक्वेशन जो है पर इलेक्ट्रॉन चल रही है आपकी। अब देखो इसी इक्वेशन को बेटा आप दो और फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आप चाहो तो इन एनर्जी के टर्म्स को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पता है ना E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इससे पहले सबने प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी है, उन्होंने बताया था कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। पहले बेटा यूज कर लेते हैं, बाद में प्रूफ भी कर देंगे इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं। सो E इज इक्वल टू एच न्यू। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू, यहां पर E कितना हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एच न्यू, माइनस इसको भी चाहे तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर कर दो। सो दिस इज एच न्यू नॉट। ये क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो। अब देखो ये न्यू नॉट क्या होगा यहां पर, ये न्यू नॉट इस वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। ये वर्क फंक्शन है बेटा, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, देखो पहले मैथमेटिकल रिलेशन समझो बेटा। जो आने वाले रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है वो इस न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। मींस कंडीशन ये कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी तो ये ऑब्जर्व हो पाएगा, नहीं तो ये टर्म छोटा हो जाएगा तो ये नहीं बन पाएगा, वैलिड नहीं होगा। सो न्यू नॉट की डेफिनेशन क्या बनाएंगे, न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आने वाले रेडिएशन की एनर्जी सॉरी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए। सो दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ही बात है आपका। इसी इक्वेशन को चाहे तो बेटा आप लैम्डा में ट्रांसफर कर सकते हो, वेवलेंथ पर ट्रांसफर कर सकते हो। वेवलेंथ पर ट्रांसफर करना है और काइनेटिक एनर्जी
इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये क्वेश्चन भी है। अरे सभी को पता होगा ना, फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। सो ये लैम्डा नॉट क्या है? दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? पहले मैथमेटिकल रिलेशन समझो। ये लैम्डा अब इस लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। अरे अब डिनोमिनेटर में आ गए आप बेटा, न्यूमरेटर का टर्म बड़ा होना चाहिए, इसका उल्टा डिनोमिनेटर का टर्म छोटा रहना चाहिए। मींस ये जो लैम्डा है, दिस लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट, यानी ये लैम्डा जो है मैक्स टू मैक्स लैम्डा नॉट के इक्वल हो सकता है, बल्कि उससे छोटा ही रहना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की? दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम इतना तक हो सकता है। दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। सो तीन चीजें बेटा, दिस इज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, तीनों एक ही चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी के तीनों टर्म्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो है। तो अल्टीमेटली एक ही क्वेश्चन समझो इसको। अब देखो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोलता कुछ प्रूफ करूंगा यहां पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बेटा, बहुत ध्यान से सुनना क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। देखो सबसे पहली बात हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? बता सकते हैं आप में से कोई कैसे कंट्रोल होगी? अगर सपोज मुझे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो मुझे कौन सा फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा? या डिक्रीज करनी है तो कौन सा फैक्टर डिक्रीज करना पड़ेगा? सी, पॉइंट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई वॉन्ट टू कंट्रोल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसको कंट्रोल करना है। इक्वेशन को देखो सिंपल। अरे इसका वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर आपको इंक्रीज कराना है बेटा, ये इंक्रीज कराना है, सो नेचुरली आपको ई बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ई नॉट तो ऐसे ना बेटा कि एक मेटल के लिए एक फिक्स होता है। सपोज हम एक्सपेरिमेंट एक ही मेटल पे परफॉर्म करें, तो ई नॉट अभी जो फिक्स समझो, ये फिक्स कर दिया है। सो नेचुरली बेटा ई जितना ज्यादा होगा, आने वाले रेडिएशन का एनर्जी जितना ज्यादा होगा, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज्यादा हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट है, बट ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल जैसे ही समझ लो इसको। सो ये इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये एक ही बात है बेटा, एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करा सकते हो। आपने अगर ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा दिया रेडिएशन की, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। यू कैन से न्यू कंट्रोल करता है, और यू कैन से लैम्डा कंट्रोल करता है। की बात है, लैम्डा का टर्म यहां पर, लैम्डा कम करोगे तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा, ये बढ़ जाएगा। सो इधर यू डिक्रीज लैम्डा और यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और यू इंक्रीज एनर्जी, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी वुड बी इंक्रीज्ड। ये तो हो गया एक फैक्टर कि काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की आने वाले रेडिएशन की एनर्जी पर या फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज बेटा मुझे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उनकी क्वांटिटी चेंज करनी है। आई एम सेइंग हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट पर सेकेंड। एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, यानी नंबर्स की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ये कैसे कंट्रोल करोगे? सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वेशन में आ ही नहीं रहे कहीं पर जो है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या देखा बेटा कि जब वो एनर्जी को बढ़ा रहे थे, रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ा रहे थे, ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही थी, बट इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही थी। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते बाई चांस क्या किया, बीच में इंटेंसिटी को चेंज कर दिया।
जो सोर्स था, लाइट का सोर्स था, उस सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करके देखा। इंटेंसिटी समझते हो क्या होता है? इंटेंस, अरे कहते हो ना कि जैसे ये लाइट बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है, ये लाइट कम इंटेंस दिखाई दे रही है, बल्ब बहुत इंटेंस लग रहा है। समझ रहे होंगे मेरी बात को, जनरल लैंग्वेज में ऐसी बोलते हैं इंटेंस। उस इंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसकी इंटेंसिटी जैसे सोर्स की बढ़ा दी इन्होंने। सो व्हाट दे ऑब्जर्व सरप्राइजिंगली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो गए। इंटेंसिटी को बढ़ाया तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो गए। तो यहां से उन्हें समझ में आया कि अच्छा, इंटेंसिटी, सोर्स ज्यादा इंटेंस होने का मतलब कि सोर्स अब ज्यादा फोटॉन्स रिलीज कर रहा है। जितने ज्यादा फोटॉन्स पर सेकंड रिलीज कर रहा है, यानी इंटेंसिटी का मतलब क्या है, या इंटेंसिटी का मीनिंग समझा रहा हूं बेटा। इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, फोटॉन्स पर सेकंड। ये फोटॉन्स जितने ज्यादा सप्लाई होंगे, अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्टेड आउट हो रहे हैं। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही होती है, सपोज रेडिएशन में एनर्जी के पार्टिकल्स नहीं है और एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है, तो जैसे से एनर्जी ज्यादा आती जा रही, अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे एनर्जी के टर्म से। तो उन्होंने यहां से सोचा, प्रूफ किया कि इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं आती, एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है, और हम जितने ज्यादा पार्टिकल्स गिरा रहे हैं अल्टीमेटली उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल एवरेज उन्होंने चेक करके देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑलमोस्ट बेटा एक फोटोन कैपेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं अल्टीमेटली उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। और फोटॉन्स मींस इंटेंसिटी। वैसे इंटेंसिटी का बेटा कंसेप्चुअल मीनिंग और भी आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर जाकर, फिजिक्स में बहुत डिटेल में आता होगा, बट यहां पर इंटेंसिटी केमिस्ट्री के पॉइंट में छोटा सा टर्म में यूज कर रहा हूं। यू कैन कॉल दिस एज फोटॉन्स पर सेकंड। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स सोर्स से गिरा रहा है मेटल के ऊपर, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज्यादा बाहर इजेक्ट आउट हो रहे हैं। तो यहीं से बात प्रूफ हो गई थी कि एनर्जी जो है अल्टीमेटली कंटिन्यूसली नहीं होती, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स ज्यादा आते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं, यानी पार्टिकल्स के ज्यादा आने से उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बट आने वाले पार्टिकल की एनर्जी अगर बढ़ा दोगे, रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दोगे, तो एनर्जी कंट्रोल हो जाता है। अब कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि सर ये पर सेकंड क्या चल रहा है। पहले आपने कहा पूरी इक्वेशन पर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन है, अब ये पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी भी पर सेकंड होता है। कुछ लोग जल्दीबाजी में लिखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अरे फ्रीक्वेंसीज वेव्स पर सेकंड, वेव्स पर सेकंड बेटा अलग चीज है। वेव्स का मतलब ये वेव्स हैं आपके, किसी एक प्लेस से कितनी वेव्स पास हो रही है एक सेकंड के अंदर, डेट इज फ्रीक्वेंसी। और उस वेव में जो फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स एक सेकंड में कितने आ रहे हैं, डेट इज इंटेंसिटी। दोनों बातें अलग अलग, हालांकि रिलेटेड है, एक ही से कनेक्शन है, बट टर्म्स बिल्कुल अलग अलग है, टेक्निकल मीनिंग अलग अलग है बेटा। तो इंटेंसिटी से फोटॉन्स पर सेकंड, फोटॉन्स पर सेकंड से पार्टिकल पर सेकंड से पार्टिकल्स पर सेकंड कंट्रोल होता है, और एनर्जी से एनर्जी कंट्रोल होती है। बस इतना मोटा मोटा याद रखो आप। सो आई होप कि बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा फिनोमिना आपको सबको समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना था, हमने प्रूव भी किया कि कैसे रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। और अगर आपको बेटा मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी डाउट है मेरे बच्चों, कोई भी आपको क्वेरी है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दो, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगा, रिप्लाई करूंगा। और मेरे इस वीडियो को, इस लेक्चर को सबके साथ शेयर करो, सारे फ्रेंड्स को बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस होता है। और आगे तो बेटा हम आईआईटी के पूरा डीप में जाने वाले हैं। मैं सिंपल टॉपिक बेटा थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूं, ताकि मेन मुझे जो जेई का या जो नीट लेवल का पढ़ाना है, एडवांस लेवल का जो पढ़ाना है आपको, वो बाद में चल के मैं जल्दी से आपको वो लेक्चर्स और वीडियोस दे पाऊं बेटा। और आगे मैं अभी आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी देने वाला हूं बेटा। लाइव स्ट्रीमिंग में आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो जब होगा कुछ दिनों के बाद होगा, वो मैं डिक्लेयर करूंगा अपने वीडियो में। सो बेटा अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो उसको बोलो आप भी उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो बेटा। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।